Okay, so now let's we put a new step into physics. पिछले चैप्टर्स में हमने पोटेंशियल्स, चार्जेस, रेस्ट पर इन सब की स्टडी कर ली है। आज हमें क्या स्टडी करनी है? तो जब चार्जेस चलते हैं तो उनका इफ़ेक्ट क्या बनता है। नाउ वी नो कि चार्जेस क्यों चलेंगे। तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं कि जब चार्जेस को दौड़ाना हो तो हमें बैटरी लगानी पड़ती है। बैटरी का मतलब है कि पोटेंशियल देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। यस, एक तरफ बैटरी में पॉजिटिव चार्ज है तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि एक तरफ पोटेंशियली पॉजिटिव हाई है और एक तरफ नेगेटिव वाले, तो इनमें ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और तो और पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है, ओरिजिनेट करती है, उसकी डायरेक्शन होती है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगा सकती है, और जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी तो वो मूव करेगा। नाउ शर्त ये है कि उसका जो फोर्स लगने की वजह से मोशन होगा वो सिंपल नहीं होगा, वो एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, वो पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, हमें एक एक करके इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ना है कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। यस, वी हैव सीन कि जब पार्टिकल मूव करता है तो उससे एक इलेक्ट्रिक करंट बनती है। ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी, एक इसमें ओम्स लॉ इंट्रोड्यूस होता है। 10th क्लास में हमने देखा कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, ओम्स लॉ। और लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि चार्जेस के मूव करने से क्या हमेशा करंट बनेगी, और सबसे बड़ी बात कि हम करंट कहते किसे हैं। ओके, देखिए, फॉर नाउ लेट्स वी सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम उसको किसी बैटरी से पोटेंशियल देकर या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उसको मूव कराते हैं आगे की तरफ, तो इसके पास मूव करने से काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ओके। जब ये चल रहा है तो क्या इसके पास इलेक्ट्रिक करंट है? इस बात का पता कैसे चलता है? ये हमें तभी पता चलता है जब हमने कोई बल्ब लगाया हो, बीच में फैन लगाया हो, टीवी लगाया हो, तभी पता लगता है। होता क्या है एक्शन? हमें एक चीज़ पक्की पक्की पता है कि देखिए, एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। सही कहा मैंने कि कोई भी एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जब ये चलता है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है जब हम बीच में कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या? टीवी, फैन, फ्रिज, ये रेजिस्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने में रुकावट पैदा करते हैं। सोचो, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को चलने में परेशानी लेकर आती है, तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम नहीं होगी? होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या? वो भी कम होगी। बट हम जानते हैं कि कोई एनर्जी कभी लॉस्ट नहीं हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक बल्ब के फिलामेंट से टकराता है तो उसकी एनर्जी कहाँ गई इलेक्ट्रॉन की? क्या वही तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता? क्या वही तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसके पास इलेक्ट्रिक करंट है, ये कैसे पता? ये तभी पॉसिबल होगा ना कि जब वो अपनी एनर्जी को लूज करे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वरना दूर से एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हमें क्या पता कि वो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है कि नहीं बनाएगा? इसका पता तभी चलेगा जब वो कोई इफेक्ट दिखलाएगा। इफेक्ट वो तभी दिखलाएगा जब उसके रास्ते में एक परेशानी लेकर आओगे।
रुकावट लेकर आओगे। अच्छा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन चलेगा, हमने एक अजम्पशन किया कि चलो हमारे सामने एक बड़ा सा एक हाई पोटेंशियल वाला डिवाइस है, उसमें मिलियंस ऑफ चार्ज रखे हैं, मतलब लाख में, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने सारे चार्जेस। हम अपने आप को उसके पास लेकर आते हैं, तो उसके जितने भी चार्जेस हैं वो मेरे बॉडी के चार्जेस को रिपेल करेंगे, और मेरे बॉडी के चार्जेस कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ रास्ता मिलेगा। सबसे अच्छा रास्ता कहाँ मिलता है उनको? वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर कोई ना हो। कोई ना हो मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सबसे लो पोटेंशियल कहाँ होता है? अर्थ में। सबसे लो पोटेंशियल अर्थ में। कहने का मतलब सिंपल आप ऐसे समझ लो कि अर्थ, जिसे हम बोलते हैं कि मदर अर्थ, जितने चार्जेस तो उतने चार्जेस ले लेगी, जितने चार्जेस आप देंगे उतने चार्जेस ले लेगी। तो हमारी बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल करके जाना है, और हम अर्थ से कनेक्टेड हैं, तो सारे चार्जेस कहाँ जाएंगे? अर्थ के अंदर। और उनके चलने से हमारी बॉडी में एक सेंसेशन पैदा होता है, एक झटका लगता है हमें, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। होता है क्या है? एक्शन। वी नो कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब एटम से बनी है, और एटम में बेसिक क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल। और बट हमें जिससे कंसर्न है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये हमारी कन्वेंशन है, ये हमारी कन्वेंशन है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट बनेगी। ये हम मानते हुए आ रहे हैं। खैर क्या मान रहे हैं वी विल सी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो समझना था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होती है, क्या बनती है। तो हमने इसको ऐसे कन्वेंशन मान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ बनेगी। वी विल सी 1 बाय 1 कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, क्या पढ़ रहे हैं। ओके, बट फिर भी हमने इलेक्ट्रिक करंट को पहले फील करना है कि वो होता क्या है और किस वजह से। हमारी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन है। अब जब हमारी बॉडी का एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके रिपल्सन या इधर उधर मूव करने से, अनबैलेंस होने से बॉडी के सभी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और उस टाइम पर ब्रेन में भी कुछ एटम्स होंगे, वो भी मूव करेंगे। और उस टाइम पर हमारा जो ब्रेन जो हमें सेंसेशन देता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या सेंसेशन देगा? आपको एक फील कराएगा कि देखिए कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ। ना तो आपको सोचने की शक्ति बची, ना समझने की शक्ति बची है। क्यों? हम सोचते और समझते कब है? जब हमारा ब्रेन शांत होता है, स्टेबल होता है। हमको एक इलेक्ट्रॉन ने एक फील दिया कि कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो हम सोच नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 50 टाइम्स एक ही जगह से मूव करता है। 1 सेकेंड में 50 टाइम्स, पॉसिबली हो सकता है 60 टाइम्स, हो सकता है 80 टाइम्स, ऐसे कई सारे फिनोमिना। बट खैर फिर भी इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट हम जानते हैं। भाई ये फैन चल रहा है, टीवी, लाइट वगैरह, ये सब उसी से चलती हैं, हाँ, उसी से काम करती सारी चीज़ें। तो कैसे करेंगी काम? तो उनका बेसिक कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये उसका बेसिक रूल है। ये रूल किसने बनाया? ये रूल बनाया नहीं, ये रूल था, ये नेचर का रूल है। कैसा रूल? तो हमने समझा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव है, दूसरा भी यहाँ पर है, ये दोनों रिपेल करके दूर भागना चाहेंगे, हमने अलाउ कर दिया। एक चीज़ और, यहाँ पर हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दी, या तो कहीं नेगेटिव लगा दी। यहाँ पर नेगेटिव प्लेट और एक एंड पर पॉजिटिव। नाउ यू नो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। एंड दिस इज बेसिक रूल फॉर द मोशन, क्योंकि मोशन करना है, फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के तो कैसे चलेगा? कोई नहीं चलेगा।
तो फोर्स चाहिए इसको। अब कौन सा चलना, इसकी स्पीड का बढ़ना, ये चीज़। ओके नाउ एक चीज़ छोटी सी समझिए, देखिए हम एक कंडक्टर को अपने रूम में लेकर आए, कंडक्टर जान रहे ना, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाएं, अब वो एटम के अंदर चक्कर नहीं लगा रहे, वो कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय कि वो कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, क्या कर रहे होंगे वो? देखिए ये वो इलेक्ट्रॉन है जो एटम के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो एटम के अंदर फ्री हो चुके हैं। ये तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे बनाया, बट रियलिटी क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एवरेज बता रहा हूँ 1 मीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर की लेंथ में जो कंडक्टर लिया हमने, वो कौन सा लिया? लेट्स सी इट इज कॉपर। कॉपर वायर होती है ना, तार, इसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी को, जो करंट को, चार्जेस को चलने देगा। हाँ, तो कॉपर लिया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर लेंथ, ये अराउंड होते हैं 10 to the power 19, इसके आसपास। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। इसको हम कुछ छोटा मोटा नंबर मत समझना, 10 के बाद 29 zeros, इट इज़ ह्यूज, बहुत ज़्यादा है ये। अच्छा, इस वायर को, ये कॉपर की वायर है जिसको मैंने जूम करके बनाया है, एंड दिस इज कंडक्टर। इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कमाल की वेलोसिटी होती है, बहुत कमाल की, एक्सट्रीम। वो वेलोसिटी कब होगी? जब मैं इसको रूम में लेकर आऊंगा। ये टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर अराउंड 27 और 25 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में लिखूंगा तो इस तरह से। केल्विन में क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है केल्विन, ऐसा ही जो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पे चलती है। तो रूम में लाने से, वो भी कब? जब रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, उस पर जब इस कंडक्टर को लेकर आएंगे, तार को लेकर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बड़ी ही कमाल स्पीड से चलते हैं, और वो स्पीड होती है इनकी मिलियंस मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी स्पीड, मतलब 1 लाख मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है। अब देखो, कमाल की बात यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन चले तो करंट बनेगा, है ना? क्योंकि व्हाट इज मेंट बाय करंट? इट मीन्स फ्लो, फ्लो मतलब चलना, किसी का चलना। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वो स्टडी है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल फिनोमिना को पढ़ते हैं। हमारे आसपास इलेक्ट्रिकल फिनोमिना क्या? फैन का चलना, बल्ब का चलना, और उससे जुड़ी टीवी वगैरह, जो भी हमारे पास छोटे छोटे डिवाइसेस भी हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना से रिलेटेड होते हैं, है ना? हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, किसी को पागल किया, किसी को हमने इलेक्ट्रिकल शॉक दिया। दीज आर ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। ये सब की सब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है। अब हमने ये देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये बड़े कमाल की रफ्तार रखता है अपने पास, ह्यूज। ये एवरेज है, और एवरेज क्यों ले रहा हूं मैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो इतने सारे हैं, क्या मैं हर एक इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बताऊंगा आपको? नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने एवरेज लिया, और एवरेज का मतलब कि एक रफ्तार बताइए, बस हो ये रही। लेकिन हैरानी ये है कि
इस रफ्तार से चलने के बाद भी नो इलेक्ट्रिक करंट, कोई करंट नहीं बनती है। और ये हम जानते भी हैं। कैसे जानते हैं? एक कॉपर की वायर लेकर आओ, हाथ लगा के देखो, करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा है? इसमें तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बड़ी तेजी से, क्यों नहीं लग रहा है? इससे एक बात पक्की है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट नहीं बनती है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो और है जो बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ज़रूरी है। वो क्या हो सकती है ये हमें समझना है। ओके, लेट्स वी सी। मुझे करंट बनानी है और मुझे बड़ा शौक है। कैसे बनाएंगे? बहुत अच्छा एग्जांपल, एक कॉपर की वायर लो, बैटरी से जोड़ दो, बस हो गया। बहुत आसान। कॉपर की वायर को, इसको बैटरी से जोड़ा तो क्या एक्शन हुआ? तो एक्शन के बारे में समझिए। मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा मिटाता हूं। मैं ये बैटरी है, इससे कनेक्ट किया, एंड नाउ दिस क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ वी नो कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अब इलेक्ट्रॉन के साथ एक बड़ी ही अजीब फिनोमिना स्टार्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कर क्या रहे हैं? वो असल में वो बड़ा ही अजीब मोशन कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे। मतलब कि हर एक के अपोजिट डायरेक्शन में एक ना एक कोई ना कोई चल रहा है, हर किसी के अपोजिट कोई ना कोई चल रहा है। और इस वजह से मैंने ये देख लिया कि अगर मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बना दूँ, क्रॉस सेक्शन का मतलब कि एरिया, मैं अगर पूछ लूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन चल के जा रहे हैं वो बताओ, नेट इलेक्ट्रॉन। तो नेट का मतलब क्या? नेट का मतलब है कि एक गया फिर उसी टाइम पर एक वापस आ गया। जैसे एक गया उसी टाइम पर एक वापस आ गया तो नेट ज़ीरो है। नेट का मतलब है कि एक टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। और ऐसे में इस क्रॉस सेक्शन को मैंने ऐसा कह दिया कि देखिए ये क्रॉस सेक्शन इस तरह से जैसे कि एक गेट पे चौकीदार वॉचमैन है, अपने हाथ में क्लॉक लेके बैठता है, घड़ी। मैं पूछता हूँ कि काउंट करना कि एक एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन नेट पास हो रहे हैं। तो उसने कहा कि देखिए मुझे तो कोई नहीं दिखता है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आ रहा है, जो ऐसे जा रहा है वो ऐसे आ रहा है, जो इधर जा रहा है वो इधर आ रहा है, कोई नेट इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। हाँ, बस यही वो मेन रीजन है नो इलेक्ट्रिक करंट का। इतनी एक्सट्रीम स्पीड होने के बाद भी ये गड़बड़ है, इतनी एक्सट्रीम स्पीड होने के बाद भी। तो अब हमें एक चीज और पूछ लेनी चाहिए, वो ये चीज पूछ लेनी चाहिए हमें कि देखिए इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होती है। क्यों डायरेक्शन पूछ रहे हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट बनती है तो हमें चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए डायरेक्शन की नीड पड़ जाती है। क्या यूज़ है आई विल टेल, लेकिन थोड़ा समझते हैं। हमने ऐसा रूल बनाया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर रूल बनाया है, ठीक है, रूल बनाया है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है वो राइट साइड पे मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे,
इलेक्ट्रिक करंट I से, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। ये बनाया गया रूल है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा इधर, तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट ही होगी। एंड दिस इज कन्वेंशन, दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल किसे बोलते हैं? जो परंपरा मानी गई है उसको फॉलो करते आ रहे हैं, कन्वेंशन। तो क्या कन्वेंशन है? कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट की डायरेक्शन करंट की होगी। ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझना है हमें आगे। सो दिस इज योर कन्वेंशन। एक डायरेक्शन और, वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक करंट की। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर करंट भी माने तो ये जो करंट है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये वाला करंट जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बनता है, इट इज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, बट इससे हमारा कंसर्न नहीं है, हमें इसके बारे में सोचना था जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं फिर भी करंट नहीं बनती है। लेकिन एक चीज यहां से स्टार्ट हो गई, अब समझना। वो क्या? बैटरी लगाया, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, उनको फोर्स लगेगी। कौन है इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन। जिनकी डायरेक्शन बहुत रैंडम है, ये अजीबोगरीब पैटर्न में ये मूव कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। बैटरी लगाते ही बड़ा अजीब सा एक्शन होगा और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब जितने भी हैं ये इधर की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देंगे, माइनस की तरफ, इधर इधर इधर, ये पीछे इधर, सब के सब एक ही डायरेक्शन में। और ऐसा लग रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के घसीट लिया गया हो। लग रहा है ना कि ऐसे तुम कहाँ जा रहे हो, चलो इधर, तुम भी चलो। सबको ऐसे पकड़ के घसीट लिया किसने? इस प्लस ने। और इनके इस जो घसीटा है इनको पकड़ के, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करना। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करना, कि इनको ड्रिफ्ट कराया है। जैसे गाड़ियों में आप गेम खेलते हो तो हम बोलते हैं कि भाई गाड़ी ड्रिफ्ट करेगी, मतलब गाड़ी सड़क पे घसीटी जाएगी, टायर के निशान बन जाएंगे ऐसे करके, है ना। ड्रिफ्ट इट इज अ बेसिक टर्म, जनरल, एक जनरल वर्ड है जो ये शो करता है किसी का घसीटना, ड्रिफ्ट। तो इनके ड्रिफ्ट से जो वेलोसिटी बनेगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता ही जा रहा है। और एक बात, प्लस माइनस, अगर ऐसा है तो फोर्स भी कंटिन्यू लगती जा रही है, कंटिन्यू फोर्स भी लगती जा रही है। और एक बात, जब तक फोर्स लगती रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता रहेगा। क्या ये चार्जेस अपने आप बदल जाएंगे? नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदल जाएगा अपने आप? नहीं। तो एक बात, इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट है, ये पक्का हो गया। अगर इनके बीच की फोर्स नहीं बदल रही है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कांस्टेंट। और कांस्टेंट फोर्स जब होती है तब हमने 11th क्लास में और 9th क्लास में ये पढ़ा कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। और उसी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? ग्रेविटी का। उसकी वैल्यू कितनी रहती है? 9.8। कभी बदलती है? अगर हम यहाँ से बात करें, गिरा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा, स्पीड बदल रही है। और स्पीड का वो बदलना, स्पीड का वो चेंज यूनिफॉर्म चेंज होता है, मतलब कि हर एक सेकंड एक एक की स्पीड बढ़ रही है। 1, 2, 3, 4,
इस तरह से हर एक सेकंड में एक एक स्पीड बढ़ रही है, एंड दैट इज यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड के नाम से समझ जाओ कि ये चीज़ एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म चेंज का मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वो तभी कांस्टेंट है जब फोर्स इनके बीच की कांस्टेंट है। और ऐसे में हम कैलकुलेशन और फॉर्मुलेशन दोनों जानते हैं। 11th क्लास में काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या है? V इक्वल्स U प्लस AT, है ना? इक्वेशंस पढ़ी हैं 11th में भी, 9th में भी है, और ये वाली भी सबको याद होगी, और S इक्वल से UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली भी सब हमें अच्छे से याद है। अच्छा, हम तीनों में से इसको भी पिकअप कर सकते हैं, इसको भी और तीसरी वाली को भी, बट हमें किसको पिकअप करना है, इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस। हमारी चॉइस है कि भैया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मुझे ये कैलकुलेट करना है, और मुझे इंफॉर्मेशन क्या है, सुनो, जिस इंफॉर्मेशन को देखो, ये भी वेलोसिटी देगा, ये भी वेलोसिटी देगा, दोनों देंगे वेलोसिटी, और जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए आसान है निकालना वो कौन है? तो आंसर है कि देखो दोनों में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन पक्का चिपका रहेगा साथ में, और एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल। जब तक फोर्स लगेगी तब तक। ये फोर्स कब तक लगेगी अभी बात करते हैं। और यू दोनों में जीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो रुका नहीं है, वो तो भी चल रहा था, और जिस स्पीड से ये पहले चल रहा था ड्रिफ्ट होने से पहले, उस स्पीड को कहते हैं हम इसकी थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल नाम क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस, हीट के कारण वेलोसिटी। हम जानते हैं हीट एनर्जी है, एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को वो चलेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो रूम पे लाने से इसको ये वेलोसिटी मिली, और ये थर्मल वेलोसिटी है। पहले भी रेस्ट पे नहीं था, तो ये दोनों में खत्म, बचा क्या? वी टी, टी बचा बस, और इस वाले में एस बचा। तो जिसकी इंफॉर्मेशन आसान है हमारे लिए वो है टी, दिस टी, एंड दिस टी हियर इज नोन एज रिलैक्सेशन पीरियड। अब ये क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से मजे करते हुए आ रहा है, आएगा, एक्सलरेट करता आ रहा है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से खुद का रास्ता बदल सकता है? नहीं, कभी नहीं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा, चाहे बीच में कितनी भी रुकावटें हों। वो अपनी मर्जी से ही नहीं बोलेगा कि बीच में रुकावट का मैं मुड़ के आ जाता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम जानते हैं कि फोर्स भी कहाँ लगती है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। तो रुकावट ही क्यों ना हो, और रुकावट तो आनी ही आनी है। क्यों? इतने लगभग अराउंड इलेक्ट्रॉन है, इतने एटम भी होते हैं 1 मीटर लेंथ में, और इससे ज़्यादा एटम मान लो या कम मान लो, खैर कुछ भी, लेकिन एटम भी बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। और ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन चलता है तब एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही थोड़ा सा चलता है वो एक एटम से टकरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ने रिलैक्स कब तक किया? यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करता है, रिलैक्स करता हुआ आ रहा है, अभी टकराया नहीं, रिलैक्स कर रहा है, टकरा गया, उसका रिलैक्स खत्म। तो रिलैक्सेशन टाइम है कौन सा? जब तक वो बिना टकराए आराम से चल रहा था, ये वो उसका रिलैक्सेशन टाइम था, ये वो टाइम था। और इसी टाइम तक वो क्या करता रहा? कंटिन्यू एक्सेलरेट। टकराया तो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। टकराने के बाद तो रफ्तार जीरो या कुछ और। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब तक था? जब तक वो बिना टकराए चल रहा था, और तभी तक हम टाइम भी लेंगे। तो ये वही टाइम है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी u जीरो है, this is acceleration because of this force, and that relaxation period we denote as tau. This is
अच्छा देखिए, एवरेज टाइम बताता हूँ आपको मैं कि जो एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है। हमारी दुनिया में वो बहुत छोटा है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा हो। वो कितना होता है? सो दिस टाउ इज अराउंड 3 times 10 to the power minus 14 सेकेंड। इतना छोटा हमारे लिए, नैनो सेकेंड भी नहीं है, फेम्टो में आ गया। हमारे तो बहुत छोटा है वो, बट स्टिल क्या पता इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा हो ये, क्योंकि वो क्वांटम वर्ल्ड है, उसमें हो सकता है ज़्यादा हो। खैर एनीवे, एक चीज़ और देखिए, दिस ए एक्सेलरेशन आई डू नॉट नो एंड आई वॉन्ट, कि मैं इसको चाहता हूं कैलकुलेट करना। ये मुझे पता है कि लगभग इतना एवरेज रहेगा, लेकिन ये इसका आइडिया मुझे नहीं है। कैसे करूंगा कैलकुलेट? सिंपली मुझे जानता हूं उसको कैलकुलेट करना। फोर्स इक्वल्स टू Q times E, and Q here is electron and E is your electric field, and this force is your accelerating force, because electric field causes acceleration, electrical force causes acceleration, electrical force या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही एक्सेलरेशन होता है। तो कितना होगा वो? इस F की जगह पे न्यूटन सेकेंड लो, एंड दिस मास इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एंड दिस एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन विच इज हियर। अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज कांस्टेंट, एंड हाउ मच इज दिस? वी नो E is 1.6 times 10 to the power minus 19 कूलम। फिक्स है, पक्का पक्का। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रफली अराउंड 10 to the power minus 30 kg। ये भी मुझे पता है, ऐसा यूनिट में 9.1 10 की पावर माइनस 31 होता है, बट 9 का जो 10 लेकर इसको हम माइनस 30 कर सकते हैं, 10 to the power minus 30 kg। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन माई हैंड, ये मेरे हाथों में है कि मैं इसको कितनी रखता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। सो दिस आई ऑल्सो नो, ये भी मुझे पता रहेगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा फिर? एक्सेलरेशन। मैं इसको वहाँ पर पुट अप कर देता हूँ मैं। ओके, VD and this acceleration is this much, E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही जगह पे वो आ गया, देन टाउ, दिस इज योर रिलैक्सेशन पीरियड। नाउ आई नो ये चीज मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, और ये चीज ये रही लगभग 3 times 10 to the power minus 14 अराउंड, ये लगभग है। ये लगभग के लिए वेव बना देना ऊपर से साइन ऐसे करके, ये मतलब अप्रोक्सीमेट। तो ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, और ये बहुत ही माइनस में 14 है, ये बहुत ही छोटा नंबर है। जब मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा अराउंड, इसका पूरे का आंसर ये आ जाएगा लगभग 10 to the power minus 3 और 10 to the power minus 6 के अराउंड मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड है, ये वेलोसिटी है, ये इसको किस में नापेंगे? मीटर पर सेकेंड में। तो इसका आंसर लगभग इतना आएगा। एंड नाउ यू कैन सी कि ड्रिफ्ट करने से ये रफ्तार कितनी है, बहुत छोटी, ठीक है। इस नंबर को अगर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, 10 के पावर माइनस में है, और जो थर्मल वेलोसिटी थी वो तो प्लस में थी, मतलब कि ये एक्सट्रीमली हाई और ये उतनी ही ज़्यादा स्लो, लाइक अ टॉर्टोइज, लाइक अ स्नेल। बहुत ही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पता ही नहीं चलेगा, ये इतनी कम रफ्तार है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट कर रहा है।
हाँ, इसको बढ़ा सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, बट एवरेज की बात करता हूँ मैं। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया मैंने? 1 वोल्ट पर मीटर। मतलब क्या कि इसकी जो लेंथ है मैंने मान ली कि 1 मीटर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन R मतलब L। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दिया और लेंथ इसकी 1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 1 वोल्ट पर मीटर, है ना? ओके, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। नाउ ये रफ्तार और ये रफ्तार, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बहुत ज़्यादा हाई है तो भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ाई, इतनी ज़्यादा रफ्तार होने के बाद भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनी, तो इससे क्या बनेगी? लग रहा है बनेगी? इससे तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, बट इसी से बनती है इलेक्ट्रिक करंट, इसी से बनती है। इलेक्ट्रिक करंट इसी से बनेगी, इसी से, पक्का पक्का। तो इलेक्ट्रिक करंट बनने के लिए ये रफ्तार रेस्पॉन्सिबल है, इतनी कम होने के बाद भी। लेकिन इतनी कम रफ्तार होने के बाद करंट कैसे आएगी? ये बात कैसे समझेंगे हम? ये बात तभी समझेंगे जब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर लें होती क्या है। सो लेट्स वी सी ये क्या होती है। ठीक है, देखते हैं इसको। एक वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के चलने से बनेगी करंट, बट कितनी करंट है ये देखना भी। हमने ये देख लिया कि देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नापना है, तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन लगा दिया, एक गेट लगा दिया और चौकीदार को बैठा के काउंट करने को कहा कि कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वॉचमैन ने बताया कि T सेकंड में इसमें से Q कूलम चार्ज पास होते हैं। Q कूलम का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 10⁻⁻19। 2 पे कितना होगा? उसका डबल 3.2, 3 पे 4.8। ऐसे करके Q कूलम चार्ज यहाँ से पास हो रहे हैं और होंगे भी, और ये होगा भी। क्यों होगा? बिकॉज आई नो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके डायरेक्शन कैसी है? ड्रिफ्ट करंट से या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक इफेक्ट पहुंचा। वो इफेक्ट क्या पहुंचा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबकी डायरेक्शन एक हो गई, सबको पकड़ के एक तरफ घसीट लिया। और ऐसे में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा नंबर में, इस नंबर में इलेक्ट्रॉन, और सबके सब एक तरफ आना स्टार्ट हो गया। डायरेक्शन, उनका मूव, उनका फेस एक तरफ हो गया, चेहरा एक तरफ हो गया। और इस वजह से उनको कितने इलेक्ट्रॉन मिले? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम चार्ज कब बनता है? जब इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तब बनता है 1 कूलम। इसमें तो बहुत सारे हैं, तो 1 से ज़्यादा कूलम बन रहा होगा, 2, 3, 4 वट हम नहीं जानते। इसीलिए एक रैंडम नंबर दे दिया हमने, मान लिया इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों इसकी जगह पे 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो। अच्छा, T सेकंड में इतने, तो 1 सेकंड में कितने? वी नो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यही हमारे पास क्या आ गया कि 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, जितने चार्ज चल रहे हैं, वही चीज़ क्या बनती है? करंट। नाउ करंट को डिफाइन कर दिया कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, कहां से? इस क्रॉस सेक्शन से, है ना? और जब किसी नंबर को हम 1 से कंपेयर करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है रेट, है ना? हमने कई बार डिस्कस किया रेट ऑफ फ्लो। किसका फ्लो है ये? चार्जेस का। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
चार्ज के चलने का रेट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो चार्ज के चलने का रेट पर यूनिट टाइम, यही क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब आप सबने एक बात पक्के जान ली कि जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनका फेस एक ही तरफ होगा, इसीलिए वो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे वहां से? मिलियंस। माना चलो 1 सेकंड भी हटा दो, 1 नैनो सेकंड में, है ना, कम से कम टाइम लेंगे और एक ही तरफ चेहरा रखेंगे और इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तब तो बड़ा कमाल हो जाएगा, करंट की भरमार हो जाएगी। और इसीलिए जब बैटरी हम लगाते हैं तो करंट हमें अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि सब के सब एक ही तरफ घसीटे जा रहे हैं। और उस करंट को हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये जो करंट है जो ड्रिफ्ट होने से बनती है, इसको हमने नाम दिया है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। हीट की वजह से थर्मल करंट बननी चाहिए थी, लेकिन बनती नहीं है। कोई करंट, कोई नेट चार्ज पास ही नहीं होता, जितने चार्ज के उतने चार्ज वापस आ गए। बैड लक। अच्छा, एक चीज और समझते हैं यहां से, जब करंट को डिफाइन कर लिया, थोड़ा बहुत करंट के बारे में और जान लेते हैं। देन वी विल गो फॉर ओम्स लॉ। ठीक है, लेट्स वी सी मोर अबाउट करंट। ओके, सो लेट्स बी सी। देखिए, करंट का फॉर्मुलेशन तो कर लिया, लेकिन अच्छा, फॉर्मुलेशन का मतलब क्यों किया है? बिकॉज वी नो कि फॉर्मुलेशन उसी का होगा जो क्वांटिटी वेरिएबल है, और क्वांटिटी है तो नाप सकते हैं तो किस में नापेंगे, है ना? देखो, आपको मैंने बताया था कि फॉर्मूला या फॉर्मुलेशन उसी क्वांटिटी का होता है जो वेरी करती होंगी, जो डिपेंड करती होंगी। करंट डिपेंड करता है कितने टाइम में कितने चार्जेस गए। कम से कम टाइम में ज़्यादा चार्जेस तो करंट बहुत ज़्यादा, ये डिपेंड करता है, इसलिए फॉर्मूला बनाया। तो अगर ये क्वांटिटी है तो नापेंगे किस में? तो करंट ना हमारे लाइफ में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 11th क्लास में। इसके लिए था कि जो करंट है उसकी यूनिट बताओ। तो जिसने इस पर अच्छा खासा वर्क किया वो थे मारे एंद्री एम्पियर। ये बड़ा नाम है, इतना बड़ा यूनिट नाम नहीं बोल सकते हम, तो छोटा सा नाम एम्पियर। और अगर ये साइंटिस्ट के नाम पर है इसीलिए ये कैपिटल है ना, कैपिटल में एम्पियर, तो हम इसको एम्पियर में नापते हैं। जैसे कि 2 एम्पियर, जहां एम्पियर देखा वो चीज़ क्या है? करंट। और दूसरी बात, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कैसे पॉसिबल है? करंट का अमाउंट भी है, करंट जब चलती है तो डायरेक्शन भी होती है, तो स्केलर कैसे हुआ? तो 11th क्लास में याद करो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड अमाउंट भी हो तो भी वो स्केलर हो सकती है। कि कब पॉसिबल है? जब वो वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे। वेक्टर एडिशन को फॉलो करने का मतलब कि मान लो कि यहाँ से कुछ करंट आ रही है 5 एम्पियर, यहाँ से कुछ करंट आ रही है, ये भी 5 एम्पियर, और हमने बीच में अपना हाथ लगा दिया,
हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये डायरेक्शन है, वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से असर खत्म हो जाना चाहिए और करंट नहीं, इसको नहीं लगनी चाहिए, करंट नहीं लगनी चाहिए। बट हम ये देखेंगे कि करंट कहीं से भी आए, ऐसे आया, ऐसे आया, हमने हाथ रखा और ये नंबर ऐसा हो गया, मतलब करंट लगेगी पक्का। ऐसा नहीं होगा कि जो करंट है वो ख़त्म हो जाए। अब सोचो कि मेरे पास एक बल्ब है, यहाँ से भी करंट दिया, यहाँ से भी करंट दिया, क्या करंट ख़त्म हो जाएगी? नहीं, रहेगी। तो इसने क्या देखा, आपने ये नोट किया कि ये डायरेक्शन अपोजिट वाले रूल को फॉलो ही नहीं कर रही है। डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस और माइनस जीरो, लेकिन ये अपोजिट वाला रूल फॉलो ही नहीं कर रही है, इसीलिए ऐसा आ गया। और ये चीज़ आप आगे भी देखोगे, जब आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे, आप देखोगे जंक्शन पे दो चार्जेस मिलते हैं, करंट मिलती है, फिर वो बन के यहाँ जाती है, ऐसे ऐसे रूल देखोगे। यहाँ पर जो करंट आएगी वो कितनी होगी? 10 एम्पियर। तो इसीलिए करंट ने वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं किया, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? स्केलर क्वांटिटी। कई लोग इसे टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। टेंसर क्वांटिटी क्या होती हैं? देखो, असल में जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो मैक्सिमम 3D को जो 3D होती है, 3 डायमेंशनल, उसको एक्सप्लेन कर सकती है कि x में किसी क्वांटिटी का कितना इफेक्ट, y में कितना, z में कितना, और एक साथ तीनों में कितना, ये वेक्टर क्वांटिटी से एक्सप्लेन हो जाता है। जैसे ये वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, तो ये x में भी कुछ है, y में भी कुछ है और z में भी कुछ है, ऐसे करके। जैसे ये x में यहाँ तक है, y में यहाँ तक है, z में भी कुछ ना कुछ होगा। तो वेक्टर इन तीनों को डिफाइन कर देता है। एक टेंसर क्वांटिटी है जो 4, 5, 6 एन डायमेंशन को डिफाइन कर देता है। कहने का मतलब कि अगर वेक्टर मैक्सिमम 3 डायमेंशन को डिफाइन करता है तो वो 2 को भी कर लेगा, 1 को भी कर लेगा। और टेंसर्स, 1 का मतलब होता है स्केलर, 1 का मतलब एक लाइन, और एक लाइन का मतलब स्केलर। तो ये स्केलर को भी डिफाइन कर लेता है, वेक्टर तो है ही। और टेंसर्स तो n डायमेंशन के लिए है। n का मतलब वो 5 को भी कर लेगा, 6 को भी कर लेगा, 3 को भी कर देगा, 2 को भी कर देगा, 1 को भी कर देगा। तो ऐसा कंफ्यूजन मत लाना कि इसको टेंसर ही लिखो। टेंसर वो कौन, देखो जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, तो वो टेंसर भी है, क्योंकि वो टेंसर के रूप में उसमें आ चुकी है। वेलोसिटी में क्या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 डायमेंशन में हो सकती है। मतलब एक ट्रेन है जो हवा में चल रही है, कार्टून में देखते हैं ना हम, कार्टून्स में आता है ऐसे करके स्पेस में जा रही है, तो एक्स में भी चल रही है, वाई में भी चल रही है और जेड में भी चल रही है। तो उसकी स्पीड किस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ है, तो 3 डायमेंशन में आ गई। और टेंसर 3 को भी समझाता है, 2 को भी समझाता है, 1 को भी समझाता है। तो वेक्टर को भी समझाता है और स्केलर को भी समझाता है टेंसर। तो टेंसर, वेलोसिटी भी, करंट, इन दोनों को कह सकते हो। खैर, एनीवे, यहाँ पर एक और चीज़, डायरेक्शन ऑफ करंट। वी हैव सीन कि 2 डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कन्वेंशनल वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट, मतलब प्लस के डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो प्लस यहाँ पर आएगा और इसी डायरेक्शन में करंट बनेगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लिया। अब हमें इसके आगे और भी चलना है। हम चार्ज के बारे में तो जानते हैं कि चार्ज क्या, 1 कूलम में कितने चार्जेस, फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट किया है हमने कि 1 कूलम के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये नंबर बहुत ज़्यादा है। 10 के बाद 18 ज़ीरो, 5 ज़ीरो आया तो हम लाख मानते हैं, 6 आया तो 10 लाख मान लेते हैं, 7 आया तो फिर उसको करोड़ मान लेते हैं, 8 आया तो 10 करोड़, तो 18 है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज बनाएंगे।
ठीक है, दुनिया हमारे रिलेटिव है, कोई क्वांटम वर्ल्ड की बात करता है तो कोई आउटसाइड वर्ल्ड की बात करता है। हो सकता है कि क्वांटम वर्ल्ड में छोटा हो या उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो, हमारी दुनिया में छोटा हो सकता है ना पॉसिबल। तो इसीलिए हम इसके आगे और भी चीज़ें देखेंगे। इसकी ऐसा यूनिट ऐसे भी बन सकती है कि चार्ज की कूलम, टाइम की सेकंड, इसको क्या पढ़ते हैं आप, कूलम पर सेकंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। ये ज़्यादा यूज़ होती है साइंटिस्ट वाले नाम पर, एम्पियर वाली, ठीक है।